हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ एक्स तथा एफ एक्स गुणा जी एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय हो तो विकल्प दिए गए हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हमें जो पता होना चाहिए वह यह है कि बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन कॉमा अचर फलन, अचर फलन सर्वत्र सर्वत्र अवकलनीय होते हैं। सर्वत्र अवकलनीय होते हैं। यह बात आप याद रख सकते हो कि बहुपदी फलन और अचर फलन सर्वत्र अवकलनीय फलन होते हैं बच्चों। अब प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न में हमें दो फलन दिए गए हैं। देखो, प्रश्न में हमें कहा गया है सबसे पहले एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। अवकलनीय है, एक तो यह बात कही गई है प्रश्न में। दूसरा कहा गया है एफ एक्स गुणा जी एक्स, ये भी क्या है, ये भी एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। अवकलनीय है, ये भी कहा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि पहले विकल्प में कि जी एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा, ये बात सही है या फिर गलत है। तो इस बात के लिए को बताने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, वहां से हमें समझ में आ जाएगा। देखो, हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखो कि यदि मान लीजिए मैं एफ एक्स बराबर एक्स लेता हूं तो ये क्या है, सर्वत्र अवकलनीय फलन है। सर्वत्र अवकलनीय अवकलनीय फलन है, क्योंकि ये बहुपदी फलन है बच्चों, तो सर्वत्र अवकलनीय फलन है। और मान लीजिए मैं जी एक्स लेता हूँ। जी एक्स बराबर मान लीजिए मैंने लिया मापांक एक्स, तो ये एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय अवकलनीय नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होने वाला है, यदि मैं दोनों को गुणा कर दूं, अर्थात एफ एक्स गुणा जी एक्स कर दूं, तो एफ एक्स गुणा जी एक्स क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा एक्स मापांक एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सर्वत्र अवकलनीय फलन है। ये सर्वत्र अवकलनीय अवकलनीय फलन है। फलन है, तो इस बात से हम क्या समझे, देखो कि जी एक्स अवकलनीय नहीं है, परंतु एफ एक्स जी एक्स हमारा क्या है, सर्वत्र अवकलनीय। इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है कि जी एक्स अवकलनीय हो। तो ये ऊपर देखिए विकल्प में जी एक्स एक्स बराबर अवकलनीय हो, यह आवश्यक रूप से सत्य नहीं है बच्चों, हो भी सकता है। जैसे मान लो मैं जी एक्स की जगह पर मान लीजिए मैं एक्स की घात 3 ले लेता, तो ये क्या होता, ये भी सर्वत्र अवकलनीय हो जाता। परंतु अभी मैंने जो उदाहरण लिया है ये क्या है, इसके विरोध में, अर्थ ये हुआ कि ये हम हर बार इसको सत्य नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम इस कथन को क्या कहेंगे, अगर एक बार भी असत्य हो रहा है तो ये कथन हमारा क्या है, सही नहीं हो सकता, ये कथन हमारा गलत होगा, ठीक है। तो जी एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय हो, यह जरूरी नहीं है। अब आते हैं विकल्प बी और सी के लिए, ठीक है। तो पहला विकल्प तो हमारा गलत हो गया। अब विकल्प बी और सी के लिए फिर से हम वही आधार बनाएंगे। देखो, एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, और जी एक्स गुणा एफ एक्स गुणा जी एक्स भी एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। तो मैं इसी बात को यहाँ कहता हूँ कि यदि यदि एक्स बराबर ए पर एफ एक्स गुणा जी एक्स क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय
है। ठीक है, ये बात हमें कही गई है, तो मैं इसका आउकलन करके देखता हूं। तो डी बटा डी एक्स एफ एक्स गुणा जी एक्स, मैं इसका आउकलन करता हूं बच्चों। किस पर? एक्स बराबर एक पर। ठीक है, तो मैं एक्स बराबर एक पर यहाँ लिख देता हूँ, एक्स बराबर ए पर। ठीक है ना, यहाँ कोष्टक लगा के लिख दिया मैंने। चाहो तो मैं इसको एक बड़े कोष्टक लगा के व्यक्त कर देता हूँ, जिससे कि सारी बातें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक्स बराबर ए पर है बच्चों ना, यहाँ लिखना चाहिए इसको एक्स बराबर ए। ठीक, ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया। अब हमें पता है अगर हम आउकलन करेंगे तो गुणा का सूत्र लगाएंगे। देखिए, ये होगा एफ डैश एक्स, और एक्स के स्थान पर सीधा क्या रख दूंगा मैं? ए। उसके बाद ये आ जाएगा जी ऑफ ए, उसके बाद प्लस, अब होगा ये जी डैश ऑफ ए, और ये हो जाएगा एफ एक्स। अब आप समझिए यहाँ पर, इससे हम विकल्प बी और सी को अच्छे से समझ लेंगे। तो ये हमने आउकलन तो कर दिया है इसका, और ये आउकलन इसका परिभाषित भी होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि एफ एक्स और जी एक्स क्या है? एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। तो ये तो हमारा परिभाषित होना अनिवार्य है। अब देखते हैं विकल्प की तरफ। देखो, जी एक्स असतत होगा यदि एफ ऑफ ए बराबर जीरो, ये बात कही गई। यदि जी एक्स असतत होगा तो एफ ऑफ ए को जीरो होना पड़ेगा, ये बात कही गई है। तो यहाँ पर समझिएगा आप देखिए, यदि मैं चाहूँ तो इसे समीकरण एक बना देता हूँ। अब देखिए, यदि यदि जी एक्स असतत है, यदि जी एक्स क्या है? असतत है, तब तब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि जी एक्स असतत है तो फिर ये अवकलन हो ही नहीं सकता है इसका। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर जी डैश ए आप कैसे ज्ञात करोगे? जी एक्स अगर असतत है तो जी एक्स अवकलनीय भी नहीं होगा, तब जी एक्स अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर असतत फलन होता है तो वो कभी भी अवकल्य नहीं होता है। अब यदि ये अवकल्य नहीं है, परंतु हमें प्रश्न की शर्त को भी पूरा करना है कि एफ एक्स और जी एक्स क्या हो? अवकलनीय हो। तो देखो बच्चों, ये एक ही स्थिति में हो सकता है जब एफ ऑफ ए बराबर क्या हो? जीरो हो। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं एफ ऑफ ए का मान क्या रख लूं? जीरो पर। जीरो पर देखिए, एफ ऑफ ए गुणा जी ऑफ ए, ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। एफ ऑफ ए पर एफ ऑफ ए जी ऑफ ए बराबर जीरो होगा, जो क्या बनेगा? जो अचर फलन होगा, जो अचर फलन है, अचर फलन है। और अगर अचर फलन है तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि ये अवकलनीय हो जाएगा। तो ये बात समझिएगा, क्योंकि ये जीरो बन गया हमारा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि एफ ए जी एक्स असतत है तो एफ ऑफ ए बराबर जीरो होना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा फिर जी एक्स एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय नहीं होगा। तो जो अचर फलन होगा, अर्थात अर्थात एक्स बराबर ए पर एफ एक्स गुणा जी एक्स अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। और सवाल की शर्त भी है कि ये जी एफ एक्स और जी एक्स तो अवकलनीय होना ही चाहिए। तो ये बात आपके समझ में आ जाना चाहिए कि एफ ऑफ ए बराबर अगर जीरो है तो उससे क्या होगा? अचर फलन बन जाएगा, और अचर फलन बन जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर हमारा वो अवकलनीय हो जाएगा, सवाल की शर्त पूरी हो जाएगी। चलते हैं विकल्प की तरफ। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि जी एक्स असतत है तो एफ ऑफ ए को जीरो होना ही पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि ये विकल्प जो है, ये विकल्प इस प्रश्न में सही विकल्प है बच्चों। अब आते हैं सी विकल्प पर कि एफ डैश ए अगर जीरो के बराबर नहीं है तो जी एक्स अवकलनीय है। अब यहाँ पर चलते हैं कि अगर एफ डैश ए का मान जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा? जी एक्स अवकलनीय होगा या नहीं होगा? देखिए, फिर से आ जाइए इस पर, समीकरण नंबर एक पर। अब समीकरण नंबर एक को आप देखें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एफ ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं है। देखिए, अब एफ ऑफ ए का मान बच्चों यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है ना, ये एक्स लिख दिया है गलती से, इसको ए ले लें आप, ये भी ए होगा, ठीक है ना, गलती से लिख दिया होगा क्योंकि हम ए की ही बात कर रहे थे। हाँ, अब समझ चलते हैं हम। एफ ऑफ ए का मान यदि जीरो के बराबर नहीं है तो समझिएगा आप, ये जो एफ ऑफ ए अभी मैंने देखा है ये हमारा जीरो के बराबर नहीं है। यदि ये जीरो के बराबर नहीं है तो देखो,
तो फिर जी एक्स अवकलनीय होगा ही होगा, कोई समस्या नहीं है उसने। देखो आप, क्योंकि हमें किसको परिभाषित करना है, एफ एक्स जी एक्स तो हमारा अवकलनीय है, ये तो प्रश्न में दिया गया है। अब अगर एफ ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर जी डैश ऑफ ए का तो अस्तित्व होगा, अर्थात ये अवकलनीय होगा, तो ये कथन भी क्या होगा, हमारा सत्य होगा। हाँ, अगर एफ ऑफ ए का मान 0 हो जाता है तब उस स्थिति में फिर ये 0 बन जाता है, जो हमने नीचे समझ ही लिया है। तो हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यदि एफ ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है तो जी एक्स को तो अवकलनीय होना ही पड़ेगा। अगर ये अवकलनीय नहीं हुआ तो फिर हमारे फलन की, हमारे प्रश्न की जो शर्त है वो पूरी नहीं होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो विकल्प हमारा सी है, ये विकल्प भी क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक बार और समझा रहा हूँ कि एफ ऑफ ए यदि 0 के बराबर नहीं है तो जी एक्स का अवकलनीय होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, इसको फिर समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो जी डैश ए का अस्तित्व होगा ही होगा, तभी तो अवकलन होगा एक्स बराबर ए पर एफ एक्स गुणा जी एक्स। ठीक है, तो अब हम दो विकल्प हमें मिल गए हैं कि दो विकल्प हमारे सत्य है, कुछ नहीं कह सकते, इसकी तो बात ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो दो हमारे विकल्प सत्य है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।